नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस मंच पर। जब हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थी एकत्रित होते हैं तो उद्देश्य केवल एक ही होता है, ज्योतिष को और गहराई से हम जान सकें और गहराई से इसे हम समझ सकें। प्रिय दर्शकों, एक बृहद चर्चा हमारी जारी है लग्न को लेकर। लग्न अर्थात आप, लग्न अर्थात आपका व्यक्तित्व। किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जा रहा हो, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना सफल होने वाला है, वो कितना आगे बढ़ेगा, जन्म कुंडली कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर, इन सभी विषयों को जानने के लिए एकमात्र लग्न को देखना होता है। मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं, यहां 1 नंबर से इस बोर्ड पर कुंडली बनी हुई है। इसे देख करके नए जो दर्शक हैं वो घबराए नहीं, ये कालपुरुष की कुंडली है। आप अपनी जन्म कुंडली पर या किसी और कुंडली पर इस कार्यक्रम को देखें और समझने का प्रयत्न करें। यहाँ एक और बात बता देता हूं कि लग्न की जो चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, ये आज इसका चौथा पार्ट है। इसका मतलब पीछे इस विषय को लेकर के 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं। अगर आप इस चौथे पार्ट को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाकी के पीछे के तीनों पार्ट अवश्य देख लेने चाहिए। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना महत्वाकांक्षी है, क्योंकि बिना महत्वाकांक्षा के कोई बहुत बड़ा नहीं बन सकता, तो यह तय करता है लग्न। प्रिय दर्शकों, आम आपने किसी को देखा होगा, किसी व्यक्ति को देखा होगा, आजकल देखने में प्रायः ऐसा मिलता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेक दिल है तो वो झूठा भी है, बहुत प्रेमी है तो धोखेबाज भी है, बहुत भावुक है तो वो शीघ्र ही क्रोधी भी हो रहा है। अब एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण कैसे, उसके व्यक्तित्व में इतना सारा बदलाव कैसे? ये तय होता है लग्न पर ग्रहों के दृष्टि से। आपने किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली अपने हाथ में ली और गिनती के इन 3-4 पॉइंटों को अपने ध्यान में रखा और आपने अक्षरशः वो कहा जो उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व है। और वो पॉइंट क्या क्या है? तो आपने सीधा नजर डाला कि यहां पर राशि कौन सी बनी हुई है, उसका जो राशिपति है, जो राशि यहां बनी है उसका जो राशिपति है, उस राशिपति के स्वभाव का एक भाग। इसके बाद इस भाव में यानी प्रथम भाव में जो ग्रह बैठे हैं, कोई नहीं बैठा तो अच्छी बात, बैठे हैं तो उस ग्रह का जो व्यक्तित्व है, जो स्वभाव है, उसका एक भाग। इसके बाद जितने भी ग्रह लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं और उसमें भी विशेष रूप से जो ग्रह बली अवस्था में है, अंश बल में जो बली है, चाहे वो पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, फर्क नहीं पड़ता, वो लग्नेश के मित्र हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, परंतु अंश बल में वो बली हो तो उसका कुछ प्रभाव। इन सभी चीजों को एक जगह मिक्स कर दीजिए। लगभग 80% अब आप एक्यूरेट बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। वैसे तो मैं सदैव कहा करता हूं कि 50% लग्न और 50% राशि के प्रभाव को मिलाकर के व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, लेकिन आज हम ज्योतिष के इस मंच पर केवल ज्योतिष को सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आज मैं इसको जरा अलग करता हूं और आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। इसमें ग्रहों के दृष्टि का प्रभाव भी सम्मिलित होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, इसलिए तो इतने सारे व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति में दिखाई पड़ जाते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली ऐसी है कि लग्नेश लग्न में बैठे हैं, किसी भी ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं पड़ रही है, बल्कि लग्नेश चंद्रमा है, लग्न में ही बैठे हैं और कोई ग्रह लग्न पर दृष्टि नहीं डाल रहा, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आप उस व्यक्ति के लिए ज्यादातर मामलों में एक ही चीज जान लीजिए कि वो पूरी तरह से चंद्रमा से प्रभावित है और चंद्रमा के व्यक्तित्व को हूबहू उसके सामने रख दीजिए 100%, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में और कहीं से कोई मिलावट हो ही नहीं रही है। लेकिन वहीं लग्न को आपने देखा, लग्न में बैठे ग्रह को देखा, लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को देखा, राशि को देखा और इन सब का मिक्सचर बना करके कहा कि यह है आपका व्यक्तित्व, और व्यक्ति कहेगा 100%। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको 50-50 न करके इसमें ग्रहों की दृष्टि को भी सम्मिलित कर लीजिए। अर्थात 40% प्रभाव लग्न का, या यूं समझ लीजिए कि 35% प्रभाव लग्न का
35% प्रभाव राशि का और 30% प्रभाव वो ग्रह जो लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं उनका, यानी 100%। यही प्रभाव आप इस तरह से निकालिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान लेंगे। पिछले दिनों हमने लग्न को बृहत रूप से जाना, बृहत रूप से समझा कि अंश बल में लग्न कमजोर हो या लग्नेश कमजोर हो तो जातक की कुंडली में चाहे और कितने भी राजयोग क्यों न लगे हों, वो इन राजयोगों का लाभ नहीं ले सकता। किसी की कुंडली कितनी मजबूत है ये तय ही होता है लग्न के प्रभाव को समझकर। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा चल रही है लग्न पर ग्रहों की दृष्टि की। तो मैंने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में बताया, जिसमें सूर्य के बारे में कहा कि सप्तम में कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते। चंद्रमा को मैंने लगभग ठीक कहा, और मंगल के बारे में भी जब मैंने बताया तो यही कहा कि जब यहां वो होते हैं तो उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ती है, वो ठीक होता है, बाकी के कहीं और नहीं। अब आज हम सभी ग्रहों को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि देखिए ये विषय ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़े और उसका कैसा प्रभाव, ये हमारा मूल उद्देश्य है ही नहीं। अगर आप इस भुलावे में आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि मैं लग्न पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव आपको समझा रहा हूं, तो गलत आप समझ रहे हैं। मैं ये विषय नहीं समझा रहा, मैं समझा रहा हूं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निरूपण कैसे होगा, कोई व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसा सोचता होगा, वो कैसा करता होगा, वो कितना नेक दिल है, कितना वो धूर्त है, कितना वो झूठा दिखावा कर रहा है, कितना वो सत्य है। बाहर से क्रोधी तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अंदर से निसंदेह वो मोम है। मैं इसका निर्धारण आपको सिखा रहा हूं, ये लग्न से तय होता है। तो सूर्य इत्यादि ग्रहों के बारे में मंगल तक तो आपने जाना। बुध, प्रिय दर्शकों, बुध कौन? युवराज, कुमार। उनके पास एक ही दृष्टि है, वो सप्तम में होंगे तभी लग्न पर अपनी दृष्टि डाल सकेंगे। बुध को अगर देखा जाए तो सप्तम ये व्यापार के कारक हैं, और सप्तम में अगर हम देखें तो मैं बहुत खराब तो इनको नहीं कहूंगा, क्योंकि इनकी दृष्टि अगर लग्न पर पड़े तो जातक के व्यक्तित्व में ये युवराज वाला गुण ला देंगे, राजकुमारों वाला गुण ला देंगे। राजकुमार का जो स्वभाव है, एक शानदार जीवन जीना, वाणी कुछ ऐसी कि जो मैं कहूं वो सामने वाला माने, ये चाह उस जातक के अंदर वो उत्पन्न करेंगे बुध, कि जो मैं चाहता हूं आप मानिए उसको। ये हुआ सामान्य विषय, लेकिन ये मैं नहीं समझाना चाहता। मैं समझाना चाहता हूं कि ये प्रभाव कितना होगा। इसके लिए हमें देखना होगा कि यहां ये जो बुध बैठे हैं वो डिग्री वाइज कितने बली हैं। इसके बाद ये देखना होगा कि यहां पर राशि कौन सी बनी हुई है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मैंने एक और सूत्र आप लोगों को सदैव बताया कि राशि से ज्यादा ये देखने की आवश्यकता है कि यहां भाव, किस भाव से ग्रह, किस भाव में ग्रह बैठा है, क्योंकि भाव का बल ग्रह को ज्यादा मिलता है। तो यहां पर मान के चला जाए कि कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि होती है तो शुक्र के लिए मित्र राशि है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में यहां शुक्र की नीच राशि बन जाए, यहां पर जन्म कुंडली में आपके शुक्र शत्रु राशि, माफ करिएगा, बुध शत्रु राशि में बैठे हों, या आपकी जन्म कुंडली में बुध सप्तम में बैठ करके लग्न को देख तो रहे हैं लेकिन डिग्री वाइज वो बेहद कमजोर है, मृत अवस्था में है, बेहद कमजोर स्थिति में है, तो हमारा जो विश्लेषण है, जो प्रभाव है, वो बदल जाएगा। हम बुध के प्रभाव को काउंट करेंगे, बुध के व्यक्तित्व को हम काउंट करेंगे, बुध का जो स्वभाव है वो जातक के व्यक्तित्व में आएगा, लेकिन यही मात्रा, यानी कितना गुड़ पड़ा है, मीठा उतना ही होगा। गुड़ 1 से लेकर 0 से लेकर के 30 यही डिग्री होती है ग्रहों की, और इसी में आपको बाल, युवा, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, इन सभी की गणना आपको करनी होती है। तो आप देखिए कि गुड़ कितना पड़ा है, बस उतना ही काउंटिंग आपको करना है। अब ये काउंटिंग कोई आपको सिखा कभी नहीं सकता। ये ज्योतिषी का वर्तमान समय का, जो उस समय का समय बीत रहा है, उसके दिमाग में जिस तरह की बातें उत्पन्न हो रही हैं, वो जो सोच रहा है, सामने वाले के चेहरे को देख करके जो वो पढ़ रहा है, ये सब कुछ केवल और केवल ज्योतिषी पर निर्भर होता है। इसमें 100% या 60% ये सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि मैं आपको क्या बता सकता हूं, कुछ बातें आप किताब पढ़ करके क्या कर सकते हैं, कुछ बातें वो भी किसी ज्योतिषी का मत है। यहां निर्भर करता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निरूपण में। इसीलिए ज्योतिष एक और बड़ा गंभीर विषय है कि यह देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। यानी सामने बैठा व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को देखने के साथ साथ उसके चेहरे को, क्योंकि एक ज्योतिषी केवल कुंडली नहीं देखता। एक ज्योतिषी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके सामने फटा पुराना कपड़ा ही पहना हुआ हो, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे, व्यक्ति के व्यक्तित्व से पता चल जाता है कि वो कौन सा व्यक्तित्व लिए हुए है। तो एक ज्योतिषी जब किसी चीज का निरूपण करता है तो वो सब कुछ देखता है, केवल ऐसा नहीं देखता कि कुंडली देख रहा है और कुंडली देख करके व्यक्तित्व निरूपण कर रहा है। कुंडली के साथ साथ व्यक्ति के चेहरे को देखता है।
व्यक्ति के हाव भाव को देखता है, उसके कान को देखता है, उसकी आंखों को देखता है, उसके ललाट को देखता है, यानी हर चीज को देखकर और फिर दो में दो जोड़ करके वो एक सही, मैंने क्या कहा, मिक्सचर आपको तैयार करना होता है। और उन सब की तैयारी केवल एक पॉइंट से नहीं, हर चीज को देखकर। मान लिया जाए हमने जन्म कुंडली में बुध के प्रभाव को देख करके कह दिया कि ये व्यक्ति ये स्वभाव लिए हुए है, लेकिन वो बेहद सामान्य घर में पैदा, यानी उसके पास प्रारब्ध नहीं है, तो भी हमारी बातें रह जाएंगी या सही घटित नहीं होंगी। तो ये एक जो पॉइंट है वो ज्योतिषी तत्क्षण ही तय कर सकता है, पहले से आपको घोल कर नहीं पिलाया जा सकता। तो बुध के लिए जाना, वैसे ही गुरु के लिए जान लीजिए। यहां अगर गुरु की हम चर्चा करें तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यहां से और यहां से गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। अब इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि अगर गुरु पीड़ित न हो, अगर गुरु पीड़ित न हो, गुरु नीच राशि में इन भावों में न हो, अंश बल में कमजोर न हो, कमजोर भी हो तब भी अपना प्रभाव देंगे, लेकिन कमजोर न हो, तो आप समझिए कि 100% गुरु का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व में मिलेगा। और गुरु का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ हो तो जातक निसंदेह ज्ञानवान, बुद्धिमान, गुरु कहते हैं भारी को, निसंदेह वो भारी होगा, निसंदेह वो ज्ञानवान होगा, निसंदेह वो बुद्धिमान होगा, निसंदेह वो इतना विवेकशील होगा कि हर तरह की परिस्थिति को भांपने वाला होगा। मैंने बात की इन दो भावों की, ठीक यही बात यहां से भी लागू होती है, सप्तम से भी यही बात लागू होती है, लेकिन थोड़ा भेद है। गुरु सप्तम में हो, शुक्र सप्तम में हो, शुक्र को भी यहीं पर साथ साथ समझ लीजिए, क्योंकि उनके पास भी एक ही दृष्टि है। ये बहुत अच्छे नहीं है या बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों यहां कारक हैं। और दोनों के दोनों कारक होकर के दोनों के दोनों, ऐसा नहीं है कि केवल गुरु को आपने सुना होगा कि वो भावनाश करते हैं, शुक्र यहां भावनाश नहीं करेंगे। शुक्र भी यहां भावनाश करेंगे। अगर पुरुष की कुंडली हो और सप्तम भाव में शुक्र बैठे हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दाम्पत्य जातक का बिल्कुल औसत दर्जे का हो जाएगा, औसत दर्जे का हो जाएगा। हां, गुरु और शुक्र में एक भेद है। गुरु यहां पर शत्रु राशि में होते हैं, शत्रु भाव में होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि होती तो शत्रु भाव में होते हैं, जबकि शुक्र यहां पर जब होते हैं तो अपने स्वगृह में होते हैं। तो भेद इतना ही है कि शुक्र का प्रभाव थोड़ा अच्छा होता है सप्तम भाव में गुरु की अपेक्षा। गुरु यहां पर पूरी तरह से अगर पापग्रह से दृष्ट हो जाए तो दाम्पत्य का तहस नहस करते हैं, स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली, दोनों में। याद रखिएगा कि यहां मैंने दाम्पत्य शब्द का इस्तेमाल किया है, व्यक्तित्व का नहीं। व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। अगर घर से व्यक्ति परेशान होगा तो उसका जीवन भी कहीं ना कहीं तबाही में तो चल ही रहा होगा, परेशान तो वो होगा ही। घर में अगर कलह चल रही हो, व्यापार में अगर पार्टनरशिप में मतभेद चल रहा हो, जीवन में उसके परेशानी चल रही हो, तो उसके व्यक्तित्व में चाहे लाख उसके अंदर चातुर्य है, लाख उसके अंदर बुद्धिमत्ता है, परेशान तो वो होगा ही। अंदर से तो वो दुखी होगा ही, कष्ट में होगा ही। और अंदर से जो व्यक्ति दुखी हो वो कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने में, सफलता पाने में उसको दिक्कत तो आएगी ही। शुक्र के साथ भी ऐसा ही है। शुक्र लग्न पर दृष्टि डाल करके जातक के व्यक्तित्व को बड़ा सुंदर बना देते हैं, अद्भुत बना देते हैं। ऐसा जातक निसंदेह किसी न किसी कला में माहिर होता है, या ऐसी जातक के अंदर कोई कला होती अवश्य है, सुंदर भी वो होता है। लेकिन सप्तमस्त शुक्र कहीं ना कहीं चारित्रिक कमजोरी लाते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर परिस्थिति में शुक्र चारित्रिक कमजोरी नहीं लाते। यहां जरूर ये देखना होगा कि जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति किस स्थिति में है और शुक्र पर कितने पापग्रह की दृष्टि है, किस तरह के पापग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। अगर शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं तो हम चारित्रिक कमजोरी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर पापग्रह की दृष्टि है तो संभावना है इस बात की कि जातक के बाकी के व्यक्तित्व को देख और समझ करके हम ये तय कर सकते हैं कि जातक चारित्रिक रूप से कमजोर होगा। अब यहां एक और बात आपको फिर समझना है कि इस भाव में तो गुरु बहुत अच्छा फल देंगे, मैंने जैसा कहा 100% अगर ठीक स्थिति में है। और हमेशा ये मान के चलिए कि मान लिया जाए कि गुरु किसी की कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, गुरु कुंडली के भाग्य भाव में हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 200 का समन गुरु कर देते हैं। ऐसे जातक के ऊपर पूर्वजों की कृपा होती है, देवताओं की कृपा होती है, जिनकी कुंडली के 9वें भाव में देव गुरु हैं। लेकिन ये कृपा कितनी है, ये गुरु कितना प्रभावी है, ये अंश तय करेगा। आपको देखना होगा कि गुरु कितने अंश पर बैठे हैं। उदाहरणार्थ गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं और मृत अवस्था में है, इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक के अंदर एक ज्ञान तो है, जातक की जो प्रज्ञा चक्षु है, जो आत्मज्ञान है, वो कहीं ना कहीं है जरूर, मात्रा कम होगी। अगर गुरु बली अवस्था में है तो उसका आत्मज्ञान इतना मजबूत है, पूर्व का उसका ज्ञान इतना मजबूत है कि किसी चीज को एक बार देखा और देख करके उस पर बोलने लगा, किसी बात को एक बार सुना और ऐसे धारा प्रवाह बोला जैसे जीवन भर से इसको याद हो। तो ये गुरु कराते हैं यहां और यहां से और यहां से भी, लेकिन अंश तय करता है कि गुरु कितना अच्छा प्रभाव देंगे।
शुक्र को देख लीजिए, शुक्र निसंदेह जातक को ऐश्वर्य की तरफ प्रेरित करेंगे, सुखों की ओर प्रेरित करेंगे, भोग की ओर प्रेरित करेंगे, लेकिन कितना ये तय करेगा उनका अंश। वो कितने बली हैं, कितने कमजोर हैं। तो जातक की चाहत होगी, लेकिन उस चाहत को पाने के लिए प्रयत्नशील वो नहीं होगा। लेकिन वही अगर शुक्र अगर बली हैं तो चाहत भी होगी और प्राप्त करने के लिए वो सतत प्रयत्नशील भी होगा। और ये हमेशा याद रखिए, यही लग्न में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जातक की महत्वाकांक्षा। वो कितना प्रयत्नशील है, वो पाना कितना चाहता है, वो पाना चाहता भी है या नहीं। तो कुंडली कुछ नहीं करेगी अगर वो पाना नहीं चाहता। शनि की ओर आते हैं। शनि, राहु और केतु ये तीनों पापक ग्रह हैं। शनि को आपने जाना ये चतुर्थ से, सप्तम से और एकादश से लग्न पर दृष्टि डालेंगे। ये तो आपने मेरे राशिफल के कार्यक्रम में सुन लिया कि शनि अगर इन भावों से किसी भी तरह से लग्न से संबंध बना रहे हैं तो एक बात तो तय जान लीजिए कि जातक अपने प्रारब्ध के भोग को भोगने के लिए आया है। शनिदेव रगड़ रहे हैं। जब तक जातक जीवन काल में उस भोग को भोग नहीं लेता, हर कार्य में उसके विलंब, लगातार रगड़ खाना, लाख टैलेंटेड होने के बावजूद उसके जीवन में संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। विशेष करके शनि की ये तीसरी वाली दृष्टि। अब ये हमने जाना कि शनि कष्ट देते हैं। हालांकि देखा जाए तो शनि के लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। चतुर्थस्थ शनि के बारे में आपने मेरे मुंह से सदैव सुना, भूमि भवन वाहन बहुवचन में देते हैं। ये अलग बात है कि घर का सुख नहीं लेने देते। सप्तम में एकमात्र ग्रह ऐसे हैं कि इनके लिए बहुत खराब नहीं कहा जाएगा। सप्तम ये दिग्बली भी होते हैं, पश्चिम के ये कारक भी हैं। और एक और बड़ी बात है, सप्तम भाव मारक भाव है। मारक भाव होने के चलते ही यहां पर सभी ग्रह शुभ फल नहीं प्रदान कर पाते। लेकिन शनि के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि आयु के कारक है और मारक भाव में होकर के भी कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाते। यहीं पर इनको दिग्बल मिलता है। निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक के जीवन काल में वो विलंब की मुहर तो लगा ही देते हैं। विलंब से तो पीछा नहीं छूटता, लेकिन फिर भी बाकी के जो ग्रह हैं वो दाम्पत्य में बहुत नुकसान करते हैं। ये नहीं करते, ये बस इतना ही नुकसान करते हैं कि विवाह भी कराएंगे तो थोड़ा विलंब से। अब मैं वो बता रहा था कि शनि, मान लीजिए इनकी दृष्टि सबसे ज्यादा बुरी है ये। अब मान लिया जाए कि शनि दो अंश पर बैठे हैं, मृत अवस्था में है, डिग्री वाइज वृद्ध अवस्था में है, तो हमें यही आकलन करना होगा कि अगर 18 अंश पर 12 से लेकर के 18 अंश के भीतर युवा अवस्था वाला शनि है तो जातक के 100% कामों में वो रगड़ के रख देगा। कोई काम वक्त पर शनिदेव करने ही नहीं देंगे, पक्का। लेकिन अगर मान लीजिए शनि मृत है, शनि दो अंश पर है, शनि वृद्ध अवस्था में है, तब तो चौथाई। तब हमें उदाहरण चौथाई का देना है कि आपका काम बिगड़ेगा या देर से होगा, लेकिन घबराइएगा मत, एक सीमा तक ही है, इसके बाद आपका काम बन जाएगा। तो ये आपका वर्तमान, कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड, वो आपका क्या कह रहा है, आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके आपने क्या आकलन किया, उसके हिसाब से आप तय करिए कि इस व्यक्ति का काम जो बाकियों का 2 साल में होगा, इसका 2 साल में होगा, या हो सकता है 1 साल में ही हो जाए, या हो सकता है 6 माह में ही हो जाए। तो ये उसी समय आपको तय करना है। राहु केतु पापक ग्रह है। एक पहला सूत्र तो जानिए कि राहु केतु जितना युति में बुरा प्रभाव देते हैं उतना अकेले बुरा प्रभाव नहीं देते। हमेशा याद रखिएगा, केतु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया, लेकिन राहु के सम्मुख सदैव रहने के कारण यह भी पापक ग्रह की गणना में आ जाता है। अब देखा जाए तो राहु और केतु को जरा समझिए, लग्न में और सप्तम में राहु केतु का होना, क्योंकि एक बात तय है कि अगर दृष्टि की हम बात लग्न पर कर रहे हैं तो यहां पर अगर राहु होंगे तो केतु यहां पर होंगे, यहां पर केतु होंगे तो यहां पर राहु होंगे, तो ये कतई ठीक नहीं है। कतई किसी भी मामले में, कुछ शास्त्रों में अगर देखें तो इसका एक और प्रमाण है कि राहु केतु का संबंध लग्न से हो तो कहीं ना कहीं जातक पिछले जन्म में आघात से मृत्यु को प्राप्त हुआ है, किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई है, ये इस बात को दर्शाता है। और वैसे भी राहु केतु का संबंध लग्न में होने से दाम्पत्य में परेशानी, उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति, भ्रम में ही उसका एक जीवन चलता रहता है, तो ये ठीक तो नहीं है। लेकिन यहां और यहां में राहु केतु में थोड़ा सा विचारणीय है। जैसे यहां राहु है तो ये राहु थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे शिक्षा में, संतान में, लेकिन जातक के पास दिमाग होगा, उच्च कोटि का जुगाड़ू प्रवृत्ति का दिमाग होगा उसका। 2 में 2 जोड़ करके 8 कैसे बनाना है वो उसको पता होगा। इसको उल्टा कर दीजिए, यहां पर केतु और यहां पर राहु, आप सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया है। केतु यहां पर संतान को लेकर के थोड़ा दिक्कत लाते हैं, लेकिन संतति सुख मिलता है। तो केतु के यहां होने से संतान सुख में दिक्कत नहीं होती, विलंबित या थोड़ी दिक्कत से, लेकिन संतति सुख होती है। राहु के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत बढ़िया है, लाभ के मामले में कहीं दिक्कत नहीं। तो मूल उद्देश्य है मेरा लग्न पर दृष्टि जानना। तो राहु यहां पर रह करके जो लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो जातक में वही मैंने कहा चतुराई आ जाएगी। 2 में 2 जोड़ करके 8 बनाना वो सीख लेगा। पढ़ेगा कम, लेकिन वो जुगाड़ ऐसा लगाएगा कि मार्क्स ज्यादा आए। यहां राहु होंगे, बहुत बढ़िया है,
यहां भी राहु बहुत अच्छा है, सेम वही काम करेंगे जातक को जुगाड़ी, हालांकि जुगाड़ू प्रवृत्ति के साथ वो धार्मिक भी होगा, जरूरत पड़ने पर इधर से 4 जगह से लूटा तो 2 आदमी की मदद भी करेगा वो, मतलब मदद में भी उसका विश्वास होगा। केतु के होने से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि तृतीय में राहु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, तो केतु अगर यहां है तो बहुत अच्छा। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि मेरा मूल उद्देश्य ग्रहों का ये प्रभाव बताना नहीं था, ये बताना था कि ये प्रभाव देते कैसे हैं। देते हैं कि राहु को अगर हमने अच्छा यहां पर कहा तो हमें राहु की डिग्री देखनी होगी, राहु अंश में कितने बली हैं। राहु, अभी मैंने कहा एक और बात आपको कि राहु केतु अकेले बुरा प्रभाव कभी नहीं देते, या बहुत कम बुरा प्रभाव देते हैं, बजाय इसके कि किसी के वो साथ हो। किसी के साथ होने पर वो ज्यादा बुरा प्रभाव देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिसके साथ होते हैं उसका प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं और इसके चलते वो थोड़ा ज्यादा बुरा प्रभाव दे देते हैं। लेकिन अकेले जब होते हैं तो ये बुरा प्रभाव नहीं, छाया ग्रह अकेले हो तो कोई बुरा प्रभाव नहीं देगा। ये दृष्टि में हो, किसी के ग्रह, मान लिया जाए राहु आपकी कुंडली में शनि के घर में बैठे हैं, तो ये ज्यादा बुरा प्रभाव देने वाले बनेंगे। मंगल और सूर्य के घर तो ज्यादा बुरा प्रभाव देने वाले बनेंगे, जबकि अकेले हो तो कोई ऐसा नहीं। विशेष करके भाग्य में राहु अकेले बहुत बढ़िया माना गया है, ये बहुत बढ़िया माना गया है। जातक उच्च कोटि का राजनेता बना देता है और धार्मिक भी जातक होता है। यह अलग बात है कि वो धर्म में थोड़ा कुतर्क करता है, लेकिन धार्मिक होता है। फिर भी अंश, और साथ ही साथ ये बात ध्यान में रखना है कि वो किस भाव में बैठा है। जिस भाव में बैठा है उसके भावपति की स्थिति आपने हर ग्रह के लिए आज जान लिया। इस विषय को मैंने आप लोगों को जितना समझाना था समझा दिया। देखिए, याद रखिए कि इसकी गणना आप स्वयं ही कर सकते हैं, और हो सकता है आप सभी जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं दर्शक हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल ज्योतिषी हों, लेकिन ये मैं जानता हूं कि प्रोफेशनल होना कोई अलग नहीं है। समझना, एक ज्योतिषी अपने विवेक का इस्तेमाल करे और परिस्थितियों का वो प्रभाव निकाल ले, और इस सब के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, ग्रहों के स्वरूप को जानना, जिसका पूर्व में मैंने प्रारंभ में ही कार्यक्रम बना करके आपको अवश्य बता रखा है। तो वो अगर आप जानते हैं तो आपको ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, कौन सा ग्रह किस स्वभाव का है। ये स्वभाव अगर आपने रट लिया है, यही मूल है ज्योतिष का, तो आप याद रखिए कि किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण तो कुछ यूं आसानी से करेंगे, सामने वाला चमत्कृत बिल्कुल होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो आशा करता हूं आज के इस कार्यक्रम को आपने भली भांति जान लिया होगा, भली भांति समझ लिया होगा। ग्रहों की दृष्टि लग्न पर किस तरह से प्रभावित कर रही है, इस विषय को मैंने पूर्ण रूप से आपको समझाया। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की दृष्टि लग्न पर, साथ ही साथ ग्रहों की दृष्टि लग्नेश पर भी प्रभाव अपना डालती है। अगर आगे समय रहा तो मैं उस विषय को भी लेकर के आप सबके सम्मुख आऊंगा। हालांकि इस चैनल पर मेरा मूल उद्देश्य यह होता है कि ज्योतिष से संबंधित जो सूत्र वगैरह मैं राशिफल में बताता हूं उसको भी आपको बताता चलूं, लेकिन साथ ही साथ ज्योतिष से संबंधित इन विषयों को भी मैं आपके सम्मुख समय समय पर लेकर के आता रहूंगा। इजाजत दीजिए, आज के लिए पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।